हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 एंड 2 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। DECE 1 और 2 की क्लासेस हम कंडक्ट कर चुके हैं। हमारी अब DECE 3 और 4 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। DECE 3 की यूनिट 12 जो है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम कोई इंटरनेट इश्यूज आने के कारण जो हमारी क्लास थी वो बीच में ही बंद हो गई थी और उसके बाद से मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी हमारी क्लास को। तो आज की क्लास हम थोड़ा अपना सेशन जो है वो बड़ा कर लेंगे। हम पढ़ रहे थे कि ECCE वर्कर एज अ कम्युनिकेटर का हम पढ़ रहे थे 12.6। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी सारी निर्माण कैंपस सुनाम के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगी। हम इसमें पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, है ना। ये हम ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा है सम सजेशंस फॉर बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। कहते कि अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, उसका पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, एलिमेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, बैरियर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स हैं। अब हम थोड़े से हिंट्स यहाँ पर शेयर करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने में। उनमें से कई जो हैं वो हमें प्रीसीडिंग कंटेंट से हमने निकाले हैं। जैसे कि जो लैंग्वेज है वो आपने जिसके साथ आप जो भी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, जो आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है वो फैमिलियर होनी चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तब वो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, जो वोकेबलरी आपने यूज़ करनी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको वो समझ आ सके। आपको इतना लाउडली बोलना है कि जो भी कोई इंसान वहाँ पे सुन रहा है उसको प्रॉपरली आपकी आवाज़ सुनाई दे सके। जब आपने बोलना है, ना ही बहुत तेज बोलना है और ना ही बहुत स्लो बोलना है, मॉडरेट पेस पे रखना है। मतलब जो आपकी बोलने की स्पीड है ना ही वो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही वो कम होनी चाहिए। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हर कोई जो लिसनर है उसको प्रॉपरली समझ सके और एक्सेप्ट कर सके। आपके जो एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स हैं, ठीक है, वो आपके वर्ड्स को मैच करेंगे, मैच करने भी चाहिए। आपके जो रिएक्शंस हैं और एक्सप्रेशंस हैं वो ज़्यादा ट्रूथफुल इंडिकेटर होने चाहिए आपकी फीलिंग्स से, जो कि आपने वर्ड्स बोले हैं उससे भी ज़्यादा। और ऐसे पर्सन्स के पर्सन्स के ऐसे रिएक्शंस के लिए हमें देखना चाहिए कि पर्सन क्या रिएक्शन दे रहा है जब आप उससे बात कर रहे हैं। आप उसके रिएक्शंस देखिए, क्या कोई एक्सप्रेशंस वो चेंज कर रहा है, गेस्चर्स चेंज कर रहा है, नॉन वर्बल क्लूज, है ना। ये सब कुछ जो है वो आपको एक आइडिया दे देंगे कि बंदा जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसको क्या चीज़ जो है वो समझ आ रही है।
कहते ये भी हो सकता है कि जो आपका कोर्स ऑफ वर्क है उसके ड्यूरिंग जब आप एक किसी इंसान से बात कर रहे हो तब आपको ये देखने को मिले कि वो कब जो है इंटरेस्ट उसका गायब होना शुरू हो जाता है। जब आप पूछेंगे कि एक पर्सन थका हुआ है या बोर्ड है तो जो पर्सन है वो नो कह के रिस्पॉन्ड करेगा, पर इससे पहले कि पर्सन किसी चीज़ को डिनाई करे, जो उसका डोमिनेंट इम्प्रेशन है, ठीक है, जो है उसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा अटेंटिव रहने देना है। ठीक है, हमें उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। कहते ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में इस स्टेज के ऊपर एक इंटरेस्टिंग या अटेंशन अट्रैक्टिंग एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करो। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी अपने बारे में किसी भी पर्सन से कोई पर्सनल चीज़ शेयर करते हो, ठीक है, तो वो दूसरों को एनकरेज कर सकती है ताकि वो और ज़्यादा ओपन आपके साथ हो सकें। इससे क्या है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग का एक बॉन्ड उनके साथ बन जाएगा। कहते कि जैसे आप उनसे अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो और फिर ये भी बताते हो कि आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करते हो और कैसे फेल होने से दोबारा ऊपर उठते हो, तो इससे क्या होगा, जो दूसरा इंडिविजुअल है वो और भी ज़्यादा फ्री फील करेगा अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अब इसके बाद है एक एग्जाम्पल। कहते एक प्री स्कूल वर्कर है, वो बच्चों के मदर्स के साथ अग्रेशन को, गुस्से को कैसे मैनेज करना है वो डिस्कस कर रहा था। वो उनको बता रहा था कि कैसे आप अपने बच्चों में एग्रेशन को ख़त्म कर सकते हो। वर्कर मदर्स के साथ शेयर कर रहा था कि उनके जो बेटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं। इससे क्या होगा, आगे चल के ये फिज़िकल वायलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, पर वो किसी भी फेवर को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको घर पर एक चार्ट पेपर के ऊपर डिस्प्ले करना चाहिए, दोनों बच्चों के नाम उस पर डिस्प्ले होने चाहिए और दिन के एंड में आप रेड या ब्लैक बिंदी वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर किसी ने अच्छा किया है, ठीक है, तो आप रेड, और अगर किसी ने बैड बिहेवियर किया है तो आप ब्लैक बिंदी लगा सकते हैं उनके नाम के आगे, जो कि बच्चों को ये बताएगी कि हर हफ्ते के एंड में किस बच्चे ने 5 रेड बिंदीज ली हैं या उससे ज़्यादा ली हैं तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इससे क्या है, बच्चों का जो अग्रेशन होगा वो उनको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा जो होगा वो ब्लैक बिंदी को अचीव करना पसंद नहीं करेगा अपने नाम के आगे। अब मदर्स जो हैं वो वर्कर के काफ़ी क्लोज फील करती हैं, क्योंकि जो वर्कर है उसने खुद की एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जो कि उसने खुद अपने बच्चे के साथ फेस की। इससे क्या है, जो लोग होते हैं उनका वर्कर में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है लिसन टू अदर्स विदाउट क्रिटिसिज्म और कमेंट्स। कहते दूसरों को सुनना चाहिए बिना किसी क्रिटिसिज्म के और कमेंट्स के। ओके, और इसमें क्या है, जैसे जजमेंट्स हो गई कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लोग ये डिफेंसिव के ऊपर लगा ही देते हैं कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फिर क्या है,
फिर वो उनको वो चीज़ें एक्सप्रेस करने से रोकता है जो उनके हार्ट में है, दिल में है या उनके माइंड में है। फिर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रीली अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पहले उनके अनबायस्ड और मतलब पहले उनको सुनना चाहिए, जो उनका अनबायस्ड और ओपन माइंड है उसके लिए। कहते सपोज करो कि एक मीटिंग में जो मदर्स हैं वो शेयर करती हैं कि वो अपने बच्चे को मारती हैं ताकि वो उनको डिसिप्लिन में रख सके। ठीक है, अगर आप रिएक्ट ऐसे करेंगे कि ओ नहीं, बच्चे को ऐसे कभी भी नहीं मारना चाहिए, तो मदर्स क्या हैं, इमीडिएटली जो हैं वो डिफेंसिव बन जाएंगी। वो इमीडिएटली बचाव करेंगी। ठीक है, और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगी कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो एंटायर मीटिंग का टाइम था वो बहुत जल्दी एंड अप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसी ट्राई में कि आपने उनको बोल दिया कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये आपने जो किया आपने उनको गलत करने की कोशिश की, इसीलिए ये मीटिंग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ क्या है, अगर आप ये कहेंगे यस, जब आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, ठीक है, जब बच्चे हमें परेशान करते हैं, इवन मुझे भी कई बार ऐसे फील होता है कि मैं इसको मारूं, पर ये सल्यूशन नहीं है। जो बच्चे हैं वो उनको फिर मार खाने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, हम इसको किसी और तरीके से डिस्कस करते हैं कि हम कैसे बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या है, मदर्स को हेल्प मिलेगी कि वो एक मीनिंगफुल डिस्कशन के अंदर एंटर करेंगी और वो अपने बिहेवियर पैटर्न को देख सकेंगी। ठीक है, मतलब ये देख सकेंगी कि हमारा बिहेवियर कैसा था और बच्चे जो हैं उन्होंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। फिर वो और भी ज़्यादा विलिंग हो जाएंगे चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखने की। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट डिस्प्ले योर अथॉरिटी और नॉलेज एक्सेसिवली। कहते कि आप अपनी अथॉरिटी या नॉलेज को ज़्यादा ना दिखाएं, दूसरों को भी आप थोड़ा सा बचाव करने का मौका दें। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, कहते कि सपोज करिए जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं तब आपने वहाँ पर एक बिखरा हुआ पानी का थोड़ा सा गड्ढे में जैसे पानी होता है ना, पडल मतलब वैसे दिखा आपने बड़े ही गुस्से से बच्चों से पूछा ये किसने किया। फिर आपको रिप्लाई में क्या मिला, बिल्कुल साइलेंस। जिस बच्चे ने पानी फेंका होगा वो बच्चा अब क्या करेगा, वो बोलेगा मयंक ने मुझे धक्का दिया, जब मैं पानी पी रहा था तो पानी वहाँ पर गिर गया, मैंने अपने आप से ये नहीं किया। तो ये क्या हो गया, ये एक टिपिकल बचाव वाला उसका बिहेवियर हो गया। इसकी बजाय अगर आप कहते कि क्या आपको सोचना नहीं चाहिए कि क्लासरूम कितना गंदा लग रहा है ना, हम गंदे क्लासरूम में कैसे बैठ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर बच्चे अचानक से चिल्लाएंगे नहीं। है ना, बच्चे अचानक से चिल्लाएंगे कि नहीं, और बहुत ही ज़्यादा कोर्स और कोलाहल मचाएंगे कि कैसे हम इस मैस को क्लीन करें बिना किसी को पूछे, हमें ये कैसे करना है।
एज ए गुड कम्युनिकेटर आपको हमेशा जो बच्चों में दूसरों में डिफेंसिव बिहेवियर, अपने बचाव करने का बिहेवियर है, उसको कम करने की कोशिश करनी है। इससे क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो और भी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि जो ऑडियंस का रिएक्शन होगा आपके प्रति या आपके काम करने, कम्युनिकेशन के स्टाइल के प्रति, वो उसके लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। कहते कि अगर आप किसी के भी रिएक्शन को सेंस करते हैं और आपको लगता है कि ये नेगेटिव है उनका सेंस, तो फिर आपको इमीडिएटली आप मतलब इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मनिरीक्षण करें और अपने बारे में चिंतन करें, सॉरी, और ये देखें कि आपसे कहाँ पर गलती हुई है। जैसे अब एक एग्जांपल है कि अगर आप ये फील करते हैं कि बहुत सारे लोग जो आपके आस पास हैं उनको लगता है कि आप बहुत ही डोमिनेटिंग एंड स्नॉबिश हैं। डोमिनेटिंग का मतलब है बहुत ही दबंग और स्नोबिश का मतलब है बहुत घमंडी है। ठीक है, तो आपको अपनी बिहेवियर की जो टोन है वो थोड़ी डाउन कर लेनी है। ठीक है, और बहुत ही पोलाइट बिहेवियर से बात करनी है। नेक्स्ट है हमारा कि आपको अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है। आप अपने व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, उनको इंडिविजुअली ट्रीट करिए। पर्सनल बायसेस जो हैं वो कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 4 समरी, और ये आंसर्स हैं आपके। एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके बाद हमारी आती है यूनिट 13। यूनिट 13 हमारी है सम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैसेजेस कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड मैसेजेस होते हैं, एक्शन बिहेवियर ओरिएंटेड मैसेजेस हैं, लेक्चर हो गया, जैसे कि लेक्चर में क्या आएगा, और लेक्चर को ऑर्गेनाइज करना, लिमिटेशंस क्या हैं लेक्चर मेथड की, या कुछ यूज़फुल सजेशंस जिससे कि लेक्चर मेथड को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन का मेथड, ग्रुप डिस्कशन। इसमें भी सेम चीज़ है, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और कैसे हम ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल्स। इसमें आएगा हमें डेमोन्स्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। रोल प्ले में आता है ऑर्गेनाइजिंग रोल प्ले, यूजफुलनेस ऑफ रोल प्ले इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस ऑफ रोल प्ले और लिमिटेशंस ऑफ रोल प्ले। इसके बाद है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में आता है सेलेक्टिंग एंड राइटिंग अप अ केस स्टडी, steps in using the study, advantages of case study and limitations of a case study. Storytelling, steps in effective storytelling,
some suggestions for storytelling, advantages of story and limitations of story। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैसेजेस से। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले कहते हम टाइप्स ऑफ मैसेजेस पढ़ते हैं, जिनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड और एक्शन और बिहेवियर ओरिएंटेड। दो तरह के होते हैं। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड मैसेजेस, नाम से ही पता चलता है कि वो मैसेज जिससे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। एक्शन और बिहेवियर, वो मैसेजेस जिससे बिहेवियर जो है वो पास ऑन होता है। अब हमारा फर्स्ट है इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड मैसेजेस। कहते जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इससे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये जो मैसेजेस हैं ये ना ही किसी के बिहेवियर में चेंजेस को सजेस्ट करते हैं और ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे अब एग्जांपल है, कहते कि जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं कि रूरल स्कूल्स में जो गर्ल चाइल्ड की रिटेंशन है स्कूल में, मतलब गर्ल चाइल्ड बहुत कम रुकती हैं स्कूल में, बहुत ज़्यादा लो है, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में वो लगातार कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि आप सिंपली कम्युनिकेटिंग फैक्ट्स कन्वे कर रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो। इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है जो आपने ऊपर लिखी है उसमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जिसके द्वारा रिसीवर के द्वारा कोई एक्शन लिया जाए या कोई चेंजेस सजेस्ट किए जाएं कि जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस को कर ले। ठीक है, ये जो इस तरह के मैसेजेस होते हैं वो आम तौर पर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें एक पर्सन जो है वो मैसेज देता है और वो दूसरा पर्सन जो है उस मैसेज को वो रिसीव कर लेता है। उसके बाद सेकंड है हमारा एक्शन और बिहेवियर ओरिएंटेड मैसेजेस। एक्शन और बिहेवियर ओरिएंटेड मैसेजेस क्या हैं? ये एक्शन ओरिएंटेड मैसेजेस वो होते हैं जिसमें क्या है, रिसीवर के द्वारा एक्शन लिया जाता है ना, और वो क्लियरली एम्प्लाइड भी होता है और क्लियरली वो स्टेटेड भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दी है कि जैसे आप ऐसी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कि हमें हरी सब्जियां खानी है अपनी आई साइट को बचाने के लिए, या फिर अपने बच्चों को इम्यूनाइज करना है ताकि हम उनको 6 किलर डिजीज़ से बचा सकें।
तो आप यहाँ पर क्या है कि आप जो रिसीवर हैं उसको आप अर्ज कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लीजिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड। ऐसे मैसेजेस जो हैं वो कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए आपको इम्प्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्शन और बिहेवियर ओरिएंटेड मैसेजेस। इस टाइप के जो मैसेजेस हैं उनकी वजह से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर जो आमतौर पे है वो कम्युनिकेट होता है ट्रू वे कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसमें जो रिसीवर्स होते हैं उनको उसके बाद में फर्दर क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है ताकि वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले सके। कहते कि अब हम थोड़े से मेथड्स देखते हैं कम्युनिकेशन के। जैसे कि लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल्स, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, केस स्टडी, स्टोरी टेलिंग। इन सारे मेथड्स के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेक्चर मेथड। कहते हैं लेक्चर मेथड के साथ हम सारे ही बहुत फैमिलियर हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है कम्युनिकेशन का, और स्पेशली ये तब यूज़फुल होता है जब एक इन्फॉर्मेशन को हमें लार्ज ग्रुप को कम्युनिकेट करना होता है। इस मेथड में जो कम्युनिकेटर होता है वो बोलता है और रिसीवर सुनता है। लेक्चर मेथड में जो कम्युनिकेशन होती है वो वन वे होती है, और जो कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होती है। अब जो लेक्चर मेथड है वो बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है। कहते कि आप एक बड़ी अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन की है उसको कन्वे कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में बिना किसी इंटरप्शन के। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन का सीक्वेंस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का सीक्वेंस क्या होगा जो आप इम्पार्ट कर रहे हैं। पर सक्सेसफुल यूज़ क्या है इस मेथड का वो डिपेंड करता है आपकी अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर। अगर आप कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, और बार बार उसको रिहर्स कर रहे हैं और लेक्चर की डिलीवरी के टाइम के ऊपर, तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक स्किल होती है जिसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू आपको मास्टरी मिल सकती है। ऑर्गेनाइजिंग द लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें एक जो नेसेसरी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के बारे में आप लेक्चर देना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नॉलेज को इकट्ठी कर लो जो आपने बोलने के लिए, लेक्चर देने के लिए रखा है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप लेक्चर सेशन को प्लान करो 4 हेड्स के अंडर। ठीक है, इंट्रोडक्शन,
बॉडी ऑफ द टॉक, रिकैप्चुलेशन एंड समरी। थर्ड स्टेप क्या है कि आप जितने भी नेसेसरी एड्स आपने यूज़ करने हैं, जैसे कि पिक्चर्स, पोस्टर्स, स्लाइड्स, ये सारी जो हैं वो आपके पास रेडी होनी चाहिए, और वो आपके जो बोले हुए वर्ड्स हैं उसको सपोर्ट भी करती हूँ और उसको स्ट्रेंथ भी देती हूँ। जो भी कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप अपने लेक्चर में यूज़ करते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आप ये इन्फॉर्मेशन जो है आप बुक्स से ले सकते हैं, मैगज़ीन से ले सकते हैं, या दूसरों को सुन के भी ले सकते हैं, या आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जब आप सेशन को प्लान करते हैं फिर आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और जो लेक्चर का आपके लेक्चर का लिंक है उसको आप अपनी रिसीवर की प्रीवियस नॉलेज के साथ भी लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप जब मान लीजिए आप एक लेक्चर देने वाले हैं कि डायरिया को कैसे मैनेज करना है, तो आप क्या करें, उसको इस चीज़ से लिंक करें कि डायरिया की क्या कॉजेज़ हैं, जो कि आपने पहले अपनी मीटिंग जब रिसीवर के साथ हुई थी तब आपने उनके साथ ये डिस्कस किए थे। ठीक है। अब जो कंटेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपने बात करनी है वो लेक्चर की बॉडी में से ही होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, और उसकी जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो आप प्रॉपरली प्लान करेंगे पहले, ताकि आपको फिर दोबारा से वापस उसको ना लेक्चर को देना पड़े। कहते कि अगर आप अपना लेक्चर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जो आपने पॉइंट्स अपने लेक्चर में कवर किए हैं वो एंड में आप ज़रूर उसको रिपीट कीजिएगा। इसको हम बोलते हैं रिकैप्चुलेशन करना। रिकैप्चुलेशन करने के बाद फिर आप रिसीवर से पूछिए कि क्या जो मेन लर्निंग पॉइंट्स हैं उसको मैं समराइज़ करूं। ठीक है, ये ज़रूरी है कि जो लर्निंग पॉइंट्स हैं उसको रीइंफोर्स करेंगे, कि आपको जो फीडबैक मिलेगा कि रिसीवर्स ने आपका लेक्चर कितना समझा है। अगर आप कोई सपोर्टिंग एड्स यूज़ करते हैं जैसे कि पोस्टर्स, चार्ट, स्लाइड्स, है ना, ये सारे जो चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका लेक्चर जो है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको एक्सप्लेन करने में भी मदद करेगा। पर क्या है, जो रिसीवर्स का इंटरेस्ट है वो भी उसको भी वो होल्ड करेगा। अब लिमिटेशंस क्या हैं लेक्चर मेथड की? कहते कि ये जो मेथड है ये बहुत कम इंटरेक्शन देता है रिसीवर्स के साथ, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। जब आप लेक्चर दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, और जो ऑडियंस है वो सिर्फ आपको सुन रही है। ठीक है, और ये एज्यूम हो रहा है कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आप उन तक पास कर रहे हैं वो रिसीवर जो है उसको पिक कर रहे हैं, पर बहुत कम स्कोप होता है यहाँ पर आपको फीडबैक मिलने का। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि ये जो मेथड है ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है एक स्किल को टीच करने का। अगर हमने कोई स्किल एक्वायर करनी है, अपने अंदर पैदा करनी है, तो उसके लिए प्रोसेस की आप जो काम कर रहे हैं, है ना, उस प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है।
ये जो प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन दोनों एलिमेंट्स हैं ये लेक्चर मेथड में टोटली एब्सेंट होते हैं। इवन अगर आप किसी भी लेक्चर में किसी भी काम को करने के सारे स्टेप्स को डिटेल में फॉलो भी करते हैं, फिर भी आप इंश्योर नहीं हैं, पक्के नहीं हैं कि जो रिसीवर्स हैं उन्होंने आपका जो किया हुआ काम था, जो आपकी स्किल थी, उसको एक्वायर कर लिया है। जैसे अगर आप ओरल रिहाइड्रेशन के या उसकी प्रेपरेशन के जो स्टेप्स हैं डायरिया को मैनेज करने के लिए, उसको आप लिस्ट आउट कर देते हैं, फिर भी आप श्योर नहीं है कि सारे रिसीवर्स जो हैं वो करेक्टली ही ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बनाएंगे। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि लेक्चर मेथड को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब क्या है कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा आता है कुछ यूज़फुल सजेशंस जिससे कि लेक्चर मेथड को इम्प्रूव किया जा सके। क्या है यूज़फुल सजेशंस जिससे हमारा लेक्चर मेथड इम्प्रूव हो सकता है? कहते कि आप लेक्चर के बीच में ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि रिसीवर्स की पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जा सके। इससे क्या है, जो आपके रिसीवर्स हैं वो और ऑडियंस हैं वो थोड़ा सोचेंगे और वो और भी ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे। ये जो आपको करना है, ये जो सजेशन है वो आपको जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर की बॉडी के हर सेक्शन में जब भी आप डिलीवर कर रहे हैं तब आपको कभी कभी ये करना है। इससे क्या है, जो आपका वन वे कम्युनिकेशन है लेक्चर मेथड का, वो ट्रेडिशनली और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब आप अपना लेक्चर प्लान कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से प्लान करना है कि लेक्चर के एंड में आपके पास इतना इनफ टाइम होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसके डाउट्स को आप क्लैरिफाई कर सकें। ठीक है, अब जब आप इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब आप ये इलस्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं। ठीक है, जो आपका लेक्चर है उसमें आप ह्यूमर्स को इंट्रोड्यूस करें। इससे क्या होगा कि जो लिसनर्स का इंटरेस्ट है उसको आपको होल्ड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो और भी बेटर हो जाएगी। उसके बाद है कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं लेक्चर के साथ, और भी कई मेथड्स को आप कंबाइन कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बनाया जा सके। आप जैसे और कई मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, प्रेजेंटेशन, है ना। ये सारे मेथड्स जो हैं आप लेक्चर मेथड के साथ जो है कंबाइन कर सकते हैं। इससे क्या है, जो आपकी सब्जेक्ट जो जिसकी आपकी सब्जेक्ट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और वो डिस्कशन के थ्रू काफ़ी आगे तक भी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्रुप डिस्कशन। कहते कि आपने नोटिस किया होगा कि लोग जो हैं वो कई बार इकट्ठे होते हैं चीज़ों पर बात करने के लिए।
वो कैजुअल कन्वर्सेशन भी हो सकती है और हो सकता है कि वो किसी पर्पस के लिए उन्होंने कोई मीटिंग जो है वो अरेंज करी हो। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। लोगों की जो ये आपस की इंटरेक्शन होती है, ठीक है, सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, ठीक है, और जब उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है तब वो एक दूसरे को समझते हैं। उनकी प्रॉब्लम की जो उनकी सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसके वाइडर व्यूज़ के बारे में भी हमें पता चलता है। कहते ये हमेशा हेल्पफुल होती है कि हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहिए या कॉमन प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना चाहिए, या फिर जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, जो हमें ज़रूरत लग रही है वो हमें महसूस होनी चाहिए। इसीलिए जो फैमिली सिटिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम फैमिली में हमें एक साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके लिए हमें हॉलीडेज़ प्लान करनी चाहिए, है ना। जो प्री स्कूल के टीचर्स हैं, अगर वो इकट्ठे बैठेंगे तो वो एक अच्छा क्यूरिकुलम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कम्युनिटी का, अगर कम्युनिटी मेंबर्स का कोई ग्रुप है, अगर वो इकट्ठे बैठेंगे, ठीक है, तो वो कोई ना कोई जैसे सैनिटेशन की उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम है उसको वो डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सारी ग्रुप डिस्कशन की। अब ग्रुप डिस्कशन है क्या? ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो आइडियाज़ होते हैं उसको वर्बली एक्सचेंज किया जाता है बोल के। किसके बीच में? ग्रुप ऑफ पीपल में। जैसे उसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। आम तौर पर उनका एक लीडर होता है, उस लीडर की डायरेक्शन के अंडर जो है ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। उनका पर्पस क्या होता है? एनलाइटनमेंट उनका पर्पस होता है, या कोई भी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनका पर्पस होता है, या जब भी उनको कोई ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत लगती है, उसको सेटिस्फाई करना भी उनका एक मकसद होता है। दो लोगों के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जो ग्रुप डिस्कशंस हैं वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, जैसे कि इसमें फैमिली मेम्बर्स के स्पेशल कंसर्न्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए मनी अरेंज करना, या फिर पब्लिक भी हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट जो लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइफ के, जिनकी लाइफ भी अलग अलग है, वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी इलेक्शन के लिए किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करना, ठीक है। जो डिस्कशंस हैं वो फॉर्मल भी हो सकती हैं, जहाँ पर सारे या ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्कशन के फ्यू पॉइंट्स के ऊपर प्रिपेयर करके आते हैं। और ये इनफॉर्मल भी हो सकती हैं, जहाँ पर लोग अपने रैंडम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं या रैंडम सजेशंस को भी एक्सचेंज करते हैं। अब पर्पस क्या है ग्रुप डिस्कशन का? कहते कि पर्पस ये है, एक कारण ये है कि लोग जो हैं वो डिस्कशन के लिए मिलते हैं, ठीक है। डिस्कशन के लिए जब वो मिलते हैं तब वहाँ पर ये डिस्कस होता है कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के लिए क्या एक्शन लिया जाए और ग्रुप की क्या नीड है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है डिस्कशन का ये होता है। दूसरा रीज़न क्या है? डिस्कशन को करना, होल्ड करके रखना कि एक पॉलिसी बनाई जा सके या एक पर्टिकुलर इशू को लेके या प्रॉब्लम को लेके कोई एटीट्यूड्स को एस्टैब्लिश किया जा सके। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं एक, कि बच्चों की एज, कि स्कूल में एडमिशन की जो बच्चों की एज है उसके ऊपर डिस्कशन एक गुड टॉपिक हो सकता है, ठीक है, कि उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए।
इसी तरह से डिस्कशन के टॉपिक्स जैसे डॉरी, एजुकेशन, या बॉयज़ और गर्ल्स का इक्वल ट्रीटमेंट जो हो गया, ठीक है, वो हेल्प कर सकता है कोई भी ग्रुप में एक डिज़ायर्ड एटीट्यूड्स को इस्टेब्लिश करने में। थर्ड है हमारा कि क्या पर्पस है ग्रुप डिस्कशन का, कि एक डिस्कशन ग्रुप जो है, कहते कि एक डिस्कशन ग्रुप जो है वो इसलिए भी मिल सकते हैं आपस में कि उनका पर्पस क्या होता है कई बार, कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। कहते कि जैसे आप एक मदर्स की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे जिनके बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं उनको पूरे करने के मेथड्स क्या हैं। तो आप वहाँ पर एक डिस्कशन को भी बच्चों के प्रति जो है अरेंज कर सकते हैं कि कैसे उनकी वेकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं, उनके वेकेशन प्लान्स को। उसके लिए हमें डिस्कशन जो है वो अरेंज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद है कि नेक्स्ट है हमें प्रमोटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ग्रुप्स, कि हमें ग्रुप्स के बीच में जिन ग्रुप्स का डिफरेंट इंटरेस्ट है उनके बीच में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना भी हमारी डिस्कशन का एक पर्पस होता है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि यूथ क्लब की कम्युनिटी का जो यूथ क्लब है वो एक जिम्नेजियम बनाना चाहता है एक खाली प्लॉट के ऊपर जो कि सोसाइटी या पंचायत का है, पर वुमेन क्लब वहाँ पर एक बालवाड़ी बनाना चाहता है सेम प्लेस के ऊपर। तो डिस्कशन होती है दो ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में, जो ये हेल्प करती है कि प्रॉब्लम को कैसे सेटल किया जाए और हार्मनी को प्रमोट किया जाए। उसके बाद है कि क्या स्टेप्स हैं ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने के, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हमने ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहला हमारा है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। कहते कि आपको सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि ग्रुप की सबसे इमीडिएट और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो क्या है। जैसे कि मदर्स के साथ आप क्या डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चों की फीडिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं। यंग टीनेजर्स के साथ टॉपिक क्या हो सकता है कि एडोलेसेंट ईयर्स में पेरेंटल कंट्रोल का एक्सटेंट क्या है। और टीचर्स के ग्रुप के साथ आपका टॉपिक क्या हो सकता है कि डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। ये जो टॉपिक हैं वो इस तरह से सिलेक्ट होते हैं कि जो टॉपिक सेलेक्ट हो गया है ना उसमें क्या होना चाहिए कि एक तो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा उलझी हुई नहीं होनी चाहिए, और वो जो ग्रुप का इंटरेस्ट है उसको कंप्लीट करती हो। ऐसे ना हो कि ग्रुप का उसमें ग्रुप का इंटरेस्ट ही ना हो। दूसरा हमें क्या देखना है, नैरोइंग द टॉपिक। पहले सेलेक्ट कर लिया टॉपिक, अब टॉपिक को नैरो करना है। कहते कि जैसे एक टॉपिक है चाइल्ड एब्यूज़, उसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, और जितनी भी उसकी डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशंस जो रिसीवर्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप है उनके इंटरेस्ट को होल्ड नहीं करके रखते हैं। इस केस में क्या होता है, ये जो टॉपिक है वो एक टीचर्स का जो ग्रुप होता है वो डिस्कस करते हैं। वो
जो है नैरो डाउन भी हो सकता है कि स्कूल में पनिशमेंट, बच्चों की जो पनिशमेंट है उसको लेके नैरो डाउन भी हो सकता है। पर अगर सेम टॉपिक को हम सोशल एक्टिविस्ट के ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं तो वो नैरो डाउन हो सकता है किस चीज़ को, कि चाइल्ड अब्यूज़ के लिए क्या लॉज होने चाहिए, क्या लेजिस्लेशन होनी चाहिए। कहते कि टॉपिक के स्कोप को नैरो करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि डिस्कशन के ऊपर फोकस किया जा सके और जो ग्रुप का इंटरेस्ट है उसको होल्ड किया जा सके। वो टाइम लिमिट्स को भी पूरा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमिंग और वर्डिंग द टॉपिक। कहते ग्रुप डिस्कशन में बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप एक टॉपिक को फ्रेम करना चाहते हैं एक क्वेश्चन की तरह, ताकि आप जो आंसर की तलाश में जो इम्प्लाई करने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो फ्रेम्ड क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर्स हैं, है ना, वो लिमिटेड नहीं होने चाहिए सिर्फ यस और नो तक। अब ऊपर के पॉइंट को अगर हम इलस्ट्रेट करना चाहें तो जो जैसे एक टॉपिक फ्रेम किया कि क्या कल्चरल प्रोग्राम को हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, है ना, तो इसका रिस्पांस क्या हुआ, यस और नो। पर सेम क्वेश्चन को जब हम ऐसे फ्रेम करेंगे कि कल्चरल प्रोग्राम्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो उससे क्या है सजेशंस के और भी आपको बहुत वाइड रेंज जो है वो सजेशंस की आएगी। उसके बाद है स्ट्रक्चरिंग द ग्रुप। कहते कि अब ग्रुप स्ट्रक्चरिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, साइज, मतलब कितना साइज होना चाहिए, 5 से 10 लोग जो है वो होने चाहिए। इसके बाद क्या है, स्टेटस, साइज होना चाहिए स्ट्रक्चर में, स्टेटस होना चाहिए, मतलब फ्रेंडलीनेस है, बेटर इंटरेक्शन होनी चाहिए और कुछ रिस्ट्रेंट्स भी होनी चाहिए। और फॉर्मेट, 3 चीज़ें हैं इसमें, साइज, स्टेटस और फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। कहते कि आपको कोई भी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो है ग्रुप की स्ट्रक्चरिंग की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा प्लेस और वेन्यू फॉर द डिस्कशन। कहते कि डिस्कशन हमें किस जगह पर करनी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जगह किस तरह की होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए और उसमें से प्रॉपर हवा पास होनी चाहिए और वो प्राइवेसी भी ऑफर करती हो। इससे क्या होगा, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो एनहांस होगा और लोग जो हैं वो और ज़्यादा फ्रीली आपस में बात कर सकेंगे। इसके बाद है बिल्ड अप रिलेशंस। कहते कि हम ग्रुप में लोगों को हेल्प करें ताकि वो एक दूसरे को जान सकें और आपस में एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। लोग अगर एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो उससे ग्रुप में और भी ज़्यादा कोहेसिवनेस आ जाएगी। इसके बाद है हमारा टाइम। कहते डिस्कशन के लिए जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ टॉपिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम अवेलेबल है ग्रुप मेंबर्स के साथ। जो लोगों के पास काम होता है, फैमिली की भी केयर करते हैं या और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी भी अगर उनके पास ड्यूटीज़ होती हैं तो उनके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको टाइम फिक्स करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा दिन जो कन्वीनियंट रहेगा सबके लिए। नॉर्मली क्या है,
2 घंटे बहुत लंबा टाइम हो जाता है अगर आपको डिस्कशन के लिए सेट करना है, क्योंकि अगर लोगों के पास टाइम है फिर भी 2 घंटे बहुत लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए डिस्कशन नहीं हो सकती है। लोग बोर हो जाते हैं जब डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है। इसके बाद है एनकरेज पार्टिसिपेशन। कहते अगर ग्रुप डिस्कशन का जो लीडर है, ठीक है, वो लोगों में जब ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं तो उनको एनकरेज करता है और उनको ज़्यादा बात करने से अवॉइड करता है। कहते आपने बहुत ही केयरफुली देखा होगा कि अगर कुछ मेंबर्स चुप हैं या अपने व्यूज़ को बहुत ही पोलाइटली किसी इशू के ऊपर बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्स जो है वो हेजिटेंट है, तब हम उनको प्राइवेटली उसका रीज़न पूछ सकते हैं कि वो क्यों चुप हैं, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। अगर कुछ लोग ग्रुप में मोनोपोलाइज करते हैं डिस्कशन को, ठीक है, तो हमें जेंटली जो लोग बिल्कुल चुप हैं उनको बोलना चाहिए कि आप कोई ना कोई बात करें। अगर ये भी चीज़ काम नहीं करती तो मीटिंग के बाद आप हर किसी की ज़रूरत को डिस्कस करो कि क्या उनके बोलने का अब कोई चांस है। उसके बाद है हमारा चेक फॉर सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन को ख़त्म होने से पहले मेंबर से पूछ लीजिए कि क्या वो डिस्कशन की प्रोग्रेस के साथ खुश हैं, और उनको कंग्रेचुलेट कीजिए बाद में जो उन्होंने डिस्कशन में कंट्रीब्यूशन की है। इससे क्या है, उनमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप होएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ग्रुप मेंबर्स में, और उनकी जो सेंस ऑफ कमिटमेंट है वो स्ट्रेंथन होगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कहते कि अगर किसी भी इशू के ऊपर जो म्यूचुअल डिस्कशंस हों तो उससे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको क्लैरिफाई करने में मदद मिलती है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने कलेक्टिव ओपिनियन को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। जो डिस्कशन है वो ग्रुप मेंबर्स के एक्सपीरियंस और ओपिनियन को, उनके एक्सप्रेशन को एनकरेज करती है। इससे क्या है, हर मेंबर की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो सकती है और लंबे टाइम तक चल सकती है। इससे क्या है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स के क्रूशियल आइडियाज़ होते हैं उनकी इंटरनलाइजेशन को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव स्पिरिट को भी प्रमोट करते हैं और ये ग्रुप मेंबर्स को भी ट्रेन करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव लिसनिंग कर सकें और अच्छे अच्छे अपने एक्सप्रेशंस को दे सकें। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कहते किसी और मेथड की तरह ग्रुप डिस्कशन की भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कई ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो सीरियसली बात नहीं करते हैं और वो उनकी वजह से क्या होता है, वो चैटिंग सेशन को कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका डिस्कशन में जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसको इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने के लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं। कई बार क्या है, कोई भी क्लियर डिस्कशंस जो हैं उसको हम एक एंड के ऊपर नहीं पहुंचा सकते हैं या मेंबर्स के जो ओपिनियंस हैं उनको पोलराइज्ड कर सकते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल्स। कहते आपकी जो डेली की रूटीन है एज एन एजुकेटर, जो रूटीन वर्क है आपका एज एन एजुकेटर, वो आपको ये दिखाता है कि बच्चे कैसे ड्रॉ करते हैं,
कैसे वो वाटर कलर्स को यूज़ करते हैं, कैसे क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं। आप मदर्स को टीच कर सकते हैं कि कैसे न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ बनानी है, कैसे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। इन सारी एक्टिविटीज़ को आप एक्चुअली भी उनको करके दिखा सकते हैं। इस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को, जिसमें इंस्ट्रक्शन और टीचिंग को हम एक्चुअली करके दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। नॉलेज को शेयर करने में और स्किल्स को शेयर करने में। इसमें क्या है, थेरेटिकल टीचिंग और प्रैक्टिकल वर्क का मिक्सचर होता है, जिससे क्या है हम अपने आप को लाइवली बना सकते हैं। उसके बाद है पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। कहते ये मेथड बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जब आप एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या उसको उस मेथड ऑफ ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर वर्बल एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, तो उससे लर्निंग भी ज़्यादा होती है। ये पर्टिकुलरली तब यूज़फुल है जब एक स्किल को सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग अ डेमोन्स्ट्रेशंस। कहते जब तक आप इस स्टेप्स को डिस्कस नहीं कर लेते तब तक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन देना बहुत मुश्किल है। अब ऑर्गेनाइजिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन को। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। प्लानिंग फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन में है कि आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी पर्सन या ग्रुप जो है वो कौन सी स्किल को सीखना चाहता है। पहले आपको जो है स्किल को, अपनी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे किसी पर्सन को ढूंढ सकते हैं जिसके पास वो स्किल हो और वो आ जाए वहाँ पे और आपकी डेमोन्स्ट्रेशन में मदद भी कर दे। कहते कि ऐसा टाइम पीरियड चूज़ कीजिए जो ज़्यादातर लोगों के लिए कन्वीनियंट हो और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आप प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए टाइम ज़रूर अलाउ करें। अगर ज़रूरत है तो आप जो नेसेसरी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है स्किल के बारे में, आप डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करने से पहले वो भी उनको करवा सकते हैं और एंड में आप उसको समराइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेपरेशन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। कहते कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो ग्रुप का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और जो उसके मेंबर्स हैं वो अगर ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा तो जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हर किसी को नहीं दिख पाएगी। हमें सारी नेसेसरी आइटम्स को कलेक्ट कर लेना है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए होती हैं और उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा लेना है ताकि डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे वो हमें ढूंढनी ना पड़े, वो हमें इजीली मिल जाए। और ये भी पक्का करना है
कि डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट करना है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सारे लोगों को विजिबल हो। स्टेप 3 में क्या है, कहते कि आप जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो एक तरह की रियल ही होनी चाहिए, रियल ही लगनी चाहिए। और आपको ये भी पक्का करना है कि जो भी कोई आप मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लोग उनको इजीली मार्केट से मिल सकें, उनके लोकल कल्चर में वो सारी चीज़ें मिल सकें और लोग उनसे फैमिलियर हों जो लोग आपकी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फूड प्रेपरेशन की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो आप कॉमन फूड आइटम्स को यूज़ कीजिए जो कि लोग जो हैं अपने घर में भी उस नई स्किल को ईजिली प्रैक्टिस कर सकें। अब स्टेप 4 क्या है हमारा, स्पीड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। कहते जो आपकी एक्टिविटी की स्पीड है ना वो ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। स्टेप 5 में क्या आता है, एक्ट एंड टॉक। कहते कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको देनी है तब आपको काफ़ी सारे एक्शंस को कंबाइन करना पड़ता है, जैसे कि टॉकिंग, बात करना, हर स्टेप को एक्सप्लेन करना जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आपको वो स्टेप को रिपीट भी करना चाहिए अगर किसी को वो स्टेप समझ में नहीं आया। क्वेश्चन भी पूछिए कि क्या आपको पता चल जाए कि जो रिसीवर है क्या वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ग्रास्प कर भी रहा है जो चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। जब भी आपको पॉसिबल लगे आप डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेंट्स को भी अपने साथ लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टेप 6। कहते कि आप ग्रुप से किसी भी एक पर्सन को डेमोन्स्ट्रेशन को रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं और ग्रुप को बोल सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन काम कर रहा है तब आप कमेंट भी कर सकते हैं। स्टेप 7, ऑर्गेनाइज प्रैक्टिकल्स। कहते जैसे ही आपकी डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप हर किसी को चांस दीजिए उसको प्रैक्टिस करने का। आप ग्रुप में मूव कीजिए और उनको परफॉर्म करते हुए देखिए और फिर उनको गाइड कीजिए जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे और सजेस्ट कीजिए इम्प्रूवमेंट्स को। अगर टाइम है आपके पास तो पहले आप पार्टिसिपेंट्स को पेयर्स में प्रैक्टिस करने का मौका दीजिए ताकि वो एक दूसरे के सजेशंस को भी देख सकें और फिर उनको इंडिविजुअली भी अपने आप करने के लिए भी बोल सकते हैं अगर आपको टाइम जो है वो अलाउ करे। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 8, डिस्ट्रीब्यूट रेफरेंस मटेरियल। कहते अगर आपका ग्रुप पढ़ा लिखा है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो आप उनको राइट अप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फोल्डर्स, लीफलेट्स या कोई भी इंस्ट्रक्शंस, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई रेसिपी शीट हर मेंबर को दे दी, ठीक है, तो वो स्टेप वाइज जैसे जैसे आप रेसिपी दे रहे हैं तो वो उसमें उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे। इसके बाद है हमारी एडवांटेजेस क्या हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। कहते ये बहुत ही यूज़फुल होता है स्किल्स को अचीव करने में, स्पेशली उनके लिए जिनको मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है। ये जो एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन होती है उसके वर्कमैनशिप के स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं। वो ये दिखाती है कि कैसे एक काम को बेस्ट किया जाए और कैसे एक प्रोडक्ट जो है वो दिखने में अच्छा लगे, ताकि पार्टिसिपेंट्स ये जान सकें कि यहाँ पर उनको एक परफेक्शन सीखने को मिलेगी। डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू लर्निंग हमेशा ही बेस्ट होगी क्योंकि पार्टिसिपेंट्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं और प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं वो लोगों के इंटरेस्ट और अटेंशन को जनरेट करती हैं और उसी को ही सस्टेन करती हैं। इसके बाद है हमारा लिमिटेशंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। कहते कि लिमिटेशंस क्या हैं, हमें स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं जैसे प्लेस का, टाइम का या इक्विपमेंट का। कई बार क्या होता है
हमें एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन भी करनी पड़ सकती है अगर कोई मटेरियल की ज़रूरत पड़े। अगर डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, रेफरेंस मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा। और जो डेमोस्ट्रेशन होती है अगर प्रैक्टिकली उसमें हम लोगों को ना इन्वॉल्व करें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है। रोल प्ले हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।